हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रश्मि शुक्ला। गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टार्ट करते हैं 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट थर्ड। आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सेकंड आपने ना देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा सीटेड में। सीटेड में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और आप ऑप्शन पे गौर करिएगा, क्योंकि हम सॉल्व पेपर करा रहे हैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर आपको। अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो हमारा चैनल, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और कमेंट भी करिए कि आपको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है या सुपर टेट, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी अभी थोड़ा लेट है, तो 2021 या 22 तक आएगी। तो सीटेट क्योंकि लगा हुआ है, 5 जुलाई को पेपर होना है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। टाइम बहुत ही कम है, आज 16 तारीख है आपकी, तो बहुत ही कम मान के चलिए 14 या 15 दिन आपके लिए समय है पर्याप्त, और 5 दिन आपको रिलैक्सेशन के। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिए कि सीटेट पढ़ना है आपको सुपर टेट। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, रेड बटन पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्योंकि आपको इस बार एग्ज़ाम होना है 5 जुलाई को ही होगा, सारी व्यवस्था हो गई है शासन स्तर पर। और मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, ग्लव्स पहन के जाना है, सब कुछ सेटिंग अरेंजमेंट। कुछ लोग ये सोच में हैं कि क्या पढ़ने से फ़ायदा, लॉकडाउन है, कोरोना है, तो पेपर तो होगा नहीं, सब कैंसिल हो रहे हैं, तो सीटेट भी कैंसिल होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगी सीटेट की जो डेट फिक्स है 5 जुलाई, उसी डेट में एग्ज़ाम होना है। अगर केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तभी कैंसिल हो सकता है, डेट आगे जा सकती है। लेकिन सीटेट पूरी संभावना है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, 5 जुलाई को ही सीटेट एग्ज़ाम होना है। तो आपको प्राइमरी में भी अच्छा स्कोर करना है और जूनियर में भी। और 69,000 भर्ती में जो हैं, तो अगर आपका दोनों निकल गया तो द बेस्ट। अगर नहीं निकला है जूनियर सीटेट तो अभी से तैयारी कर लीजिए, इस बार निकाल लीजिए, पर्याप्त समय है आपके पास और भर्ती होती रहेगी। तो जूनियर सीटेट निकल जाएगा तो प्रमोशन के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, 5 साल बाद प्रमोशन, तो 7 साल के लिए वैलिड रहेगा। और प्राइमरी सीटेट भी 7 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो जिन साथियों का सीटेट नहीं क्वालिफाई है प्राइमरी या जूनियर, तो उसके लिए प्रिपरेशन करें। जिसका निकल गया अच्छी बात है, इस बार फिर से ट्राई करिए अच्छा स्कोर करने के लिए, और ईयर भी आपका बढ़ जाएगा कि आपकी वैलिडिटी जो मार्कशीट की है वो भी बढ़ जाएगी। ये नहीं होता, एक्सपीरियंस मस्ट है कि आपका निकल गया तो आप प्रिपरेशन करना छोड़ दें कि मेरा तो प्राइमरी निकल गया, जूनियर निकल गया 7 साल के लिए। लेकिन आप डालते रहिए जब तक आपको इसका एक्सपीरियंस, आपका 1,000 2,000 जो चला जाता है, आप टीचर बन जाएंगे 69,000 में, तब भी डालते रहेंगे ताकि आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे। नहीं तो पढ़ाई जो छूट जाती है उसके बाद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको जितना बताना था, प्रैक्टिस सेट इज़ मोस्ट फॉर सीटेड एग्ज़ाम। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि कोचिंग में उतना ज़्यादा आपको डीपली बड़े बड़े क्वेश्चन लेके उनको सॉल्व नहीं कराया जाता, थ्योरी आपको पढ़ा दी जाती है। तो थ्योरी बस टेट के बेसिस से ही पढ़ाई जाती है, सीटेट पर्याप्त अच्छी कोचिंग संस्था से आपको नहीं मिल पाता है। तो ऑनलाइन जुड़ जाइए हमारे साथ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आपका दीर्घ सेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कौन कौन सी बात एकदम क्रमबद्ध तरीके से कही गई है उसके बारे में अध्ययन कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, वे अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। तो ये बात सही है भाई, उंगली जैसी संरचनाएं सेम की होती हैं दीर्घ। फिर उसके बाद बी ऑप्शन, इनकी छिद्र भित्तियाँ अत्यधिक पतली होती हैं। नहीं, इनकी कोई छिद्र भित्तियाँ नहीं होती, ना ही पतली होती हैं। तो ये बात गलत है, बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद देखते हैं सी, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है। तो इसमें क्या होते हैं,
इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है, बात सही है। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है, बात सही है। तो दीर्घ सेम को पाचित होने को अवशोषित करने के योग्य बनाने वाले कथन, सबसे पहले क्या स्थित होगी, कैसे पाचन होगा, उस हिसाब से कथन को सेट करिए। तो पहला ऑप्शन सी, इनमें क्या होता, महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है, सी पहला। फिर लास्ट में आपका डी, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। फिर ए ऑप्शन, वे उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी डी ए। कौन सा सही हो जाएगा, सी डी ए। क्वेश्चन अगला देखते हैं, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। तो विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। तो डिजाइन बनाना, डिजाइन बनाना। विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। कम शैक्षिक मूल्य की बात करी जा रही है, अधिक नहीं। तो अधिक शैक्षिक मूल्य वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, ये अधिक शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत आएगा। मॉडल का निर्माण करना अधिक शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत, सरल प्रयोग के बारे में पढ़ाना ये भी। लेकिन डिजाइन बनाना ये कम शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत आएगा। तो सबसे कम पूछा गया है, ये तो थोड़ा बल देंगे शैक्षिक मूल्य पर, लेकिन ये थोड़ा कम बल देगा। तो डिजाइन बनाना कम शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया आपको पता ही होगा, इसके बारे में सत्य क्या है, आपको रिएक्शन दिखाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक क्रिया है, बात सही है, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जल के साथ क्रिया होती है। तो जल के साथ क्रिया होती है यानी H2O, जल के साथ क्रिया होगी, 6 मोल आपका H2O लेंगे और आपका 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल आपके कार्बन डाइऑक्साइड के रहेंगे, 6 CO2 और 6 H2O, 6 मॉलिक्यूल आपके जल के रहेंगे, वाटर के रहेंगे। सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट में क्रिया होगी, पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति में, बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन मुक्त होगी, O2 6O2 आपका ऑक्सीजन मुक्त होगी। यही प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। तो फिलअप के लिए भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। तो आपको ये आना चाहिए, 6CO2 + 6H2O और किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड देन प्रोडक्ट फॉर्म 6C6H12O6 + 6O2, तो ग्लूकोज और आपका ऑक्सीजन गैस बनती है, मुक्त होती है। तो ये अपक्रिया कौन सी सही हो, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है तथा ऑक्सीजन उपमुक्त होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन में पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले जो पाचन का क्रम है, सही रूप से जो जटिल प्रक्रिया के द्वारा है उसका सही क्रम बताइए। तो देखते हैं, सबसे पहले अंतर्ग्रहण, अंदर की ओर ग्रहण करेंगे, फिर पाचन होगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा, उसका अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा, फिर निष्कासन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो जटिल प्रक्रम का सबसे पहला क्रम है अंतर्ग्रहण, भोजन का ग्रहण करना, पाचन करना, पाचन के बाद अवशोषण करना, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण करना, फिर निष्कासन। तो इसमें देख लीजिए, सही प्रक्रिया अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। देख लीजिए अंतर्ग्रहण में क्या होता है, तो वह भोजन पाचन प्रक्रिया का पहला पड़ाव है जिसमें सबसे पहले भोजन मुख द्वारा मुख गुहा में अंतर्ग्रहण होता है, जैसा कि मैंने बताया। अगला पाचन में वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकी और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है। अवशोषण में इसमें पचे हुए भोजन का आंत की भित्तियों द्वारा शोषण होकर यह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। स्वांगीकरण पचे हुए भोजन के कोशिकाओं द्वारा
को स्वांगीकरण कहा जाता है। निष्कासन, इसमें पचा हुआ भोजन सब मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है और निष्कासन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो विभिन्न चरणों के लिए कौन सी मिश्रित योग्यता है जो संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो सी ऑप्शन, मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियां, जो करके सीखना हाथ से की जाए, द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं को सरलीकरण, मूर्त से अमूर्त की ओर जो सरलीकरण प्रकट करते हैं गतिविधियों द्वारा, वही सबसे उपयुक्त या सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षक को नहीं दी जानी चाहिए? कौन सी शिक्षा जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में विज्ञान शिक्षक को नहीं देनी चाहिए? तो देखते हैं। तो कौन सा नहीं देना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण कर लेना। जो विज्ञान के शिक्षक को यह कार्य नहीं देना चाहिए, पूर्ववर्ती पहले के ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण करना, पहले के परीक्षण करना, ये कार्य नहीं देने चाहिए। अगला क्वेश्चन। वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए वनों के संरक्षण के लिए? तो वनों के सभी भौतिक व जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम को कार्यनीति में शामिल होना चाहिए, आवश्यक है। जो उनके भौतिक और जैविक संगठक हैं, उनके संरक्षण के लिए वो व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। प्रोजेक्ट पद्धति किसने दिया था? तो जॉन डीवी ने। वो प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डीवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। जैव वैज्ञानिकों में पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। कौन सा मुख्य रूप से निर्देशित होना चाहिए पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए? तो पाठचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों पर। किसमें ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए? तो पाठचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है, क्या सर्वश्रेष्ठ सलाह होनी चाहिए शिक्षक के लिए? देखते हैं। निर्देशन को रोकना और उसे दोबारा करना। जब इस स्थिति के लिए शिक्षक निर्देशन को रोककर पुनः उसे दोबारा शुरू करे, जिससे छात्रों को सही दिशा में प्रेरित किया जा सके तथा जिसके उपरांत वह उसे सीख सके। जैसे विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन आयोजन करना, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता। जो परिणाम है निर्देशन का वो अच्छा नहीं आ पाता है, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो उस निर्देशन को रोक देना चाहिए और दोबारा से फिर निर्देश देना चाहिए, तब अच्छा परिणाम यानी प्रेरित हो सकते हैं छात्र। तो निर्देशन को रोककर पुनः दोबारा से निर्देशन करना ही प्रेरित करेगा बच्चों को, जब वो अपेक्षित रूप से उसका परिणाम नहीं आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन। भारी बोझा उठाने वाली कुली सदैव ही अपने पास के एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। जैसे अपना जो सिर है वो तो छोटा आकार है, उसमें बड़ा सा जो बना लिया कपड़े का गोला चकती, उसको लपेट कर रख लिया, तो उससे जो सिर के आकार है उसमें जो बोझ रखने में कठिनाई होगी। आकार सिर का छोटा होता है, लेकिन जो चकती का आकार है वो थोड़ा बड़ा होगा क्षेत्रफल, तो बोझा ढोने में आसानी होगी, इसलिए बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है। अगला क्वेश्चन।
सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। क्या समायोजित करता है? सितार की डोरी का तारत्व। क्या करेगा? डोरी का तारत्व एक समायोजित कर लेता है, जिससे वो सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित कर लेगा। जो तनाव है डोरी का, वो सितार की डोरी का तारत्व पर निर्भर होता है, जिससे वो उसे समायोजित कर लेगा। और डोरी की लंबाई, अगर डोरी में तनाव बल देखा जाए तो टी से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? एन बराबर आवृत्ति यानी नीटा बराबर 1/2L √T/m होगा डोरी के तनाव बल को निकालने के लिए सूत्र होगा। तनी हुई डोरी के सूत्र का क्या होगा? आवृत्ति बराबर 1/2L √T/m। अगला क्वेश्चन, जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है। शिक्षक को किस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है जब शोध कार्य करते हैं? तो बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जुड़ना पड़ता है वह है। जैसे बच्चे जो शोध कार्यालय में हैं, वहाँ से विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द उतारने से रोकना। जो वहाँ के शब्दकोश हैं वहाँ से नकल कर लेते हैं एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन, मतलब नकल को रोकना, बढ़ावा मत देना, नकल को रोकना, और साथ ही साथ जो शब्दांश उतारने का प्रयास करते हैं उन पे रोक लगाना। साथ ही साथ उनके प्रभावी तरीकों को मार्गदर्शन करना होगा जब शोध कार्य में बच्चे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय से संग्रहित करता है? आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो अग्नाशय होगा। क्या होगा? अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो अग्नाशय। आहार नाल का अग्नाशय वह भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है, अग्नाशय होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना यानी नियम से उदाहरण की ओर जाना, वो क्या कहलाएगा? नियम से उदाहरण निगमनात्मक पाठ। निगमनात्मक पाठ क्या कहलाएगा? निगमनात्मक पाठ। सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, इसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर जाना, नियम से उदाहरण की ओर जाना, नियम से उदाहरण की ओर जाना निगमन विधि कहलाता है। इसे निगमनात्मक पाठ कहा जाता है। किसी पाठ को निगमनात्मक विधि से पढ़ाते समय सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। जो उर्वरक होते हैं पीएनके आपने सुना होगा, पीएनके या पीकेएन, पीएनके उर्वरक। पीएनके पी से पोटेशियम, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एन से नाइट्रोजन, के से आपका पोटेशियम हो जाएगा। तो पीएनके उर्वरक कहते हैं। तो उन फसलों के लिए पोषक तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन एन से और फास्फोरस पी से, पोटेशियम के से। तो पीएनके, इसे पीएनके उर्वरक कहा जाता है। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व कहलाते हैं। अगला, विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से
कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उपयुक्त कौन सा होगा? पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। जो पूर्व अधिगम निर्मित होते हैं उन्हीं करने के लिए प्रत्येक पाठ विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। पूर्व अधिगम को निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ को विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए किया जाता है पाठचर्या योजना के विषय में। जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा ऑप्शन बी। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना। जब कभी कभी आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे इसका कारण क्या होता है? ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना। जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल है। तो 5 किलोग्राम देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला यानी 5 किलोग्राम आपका द्रव्यमान m बराबर 5 किलोग्राम और आपका वेग कितना है? v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड और t टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो फार्मूला लगेगा F बराबर m में। क्या लगेगा? F बराबर m में। ए क्या है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण आपका है। तो F त्वरण बराबर होता है, क्या होता है? mv अपॉन, यहाँ पे v अपॉन टी होता है। ए बराबर क्या होता है? v अपॉन टी। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन v अपॉन टी। ए बराबर क्या होता है? v अपॉन टी। तो F बराबर m में न्यूटन के द्वितीय समीकरण से F बराबर m में रखा गया, न्यूटन के द्वितीय समीकरण से। तो ए एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, तो mv अपॉन टी हो गया। यानी ए बराबर v अपॉन टी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, v अपॉन टी है। तो क्या कर दिया? तो m ए के स्थान पे क्या रख दिया? v अपॉन टी। m क्या है? मॉस है। f क्या है? फोर्स है। a क्या है? एक्सीलरेशन है, जिसको f क्या है? बल है। m क्या है? द्रव्यमान है। a क्या है? आपका त्वरण है। तो mv बटे टी द्रव्यमान गुणे वेग बटे समयांतराल। तो 5 क्या दिया है? आपका द्रव्यमान दिया, 10 आपका वेग दिया। तो 5 गुणे 10 बटे 1 तो 50 न्यूटन आ गया। आंसर क्या हो गया? 50 न्यूटन। जो आवश्यक बल है वो कितना लगेगा? 50 न्यूटन। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बल को न्यूटन से व्यक्त करते हैं तो न्यूटन रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। जो पाचन का कार्य नहीं करते उनका सही क्रम बताइए। तो ये बहुत पूछे जाते हैं। पाचन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आहार नाल से संबंधित आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए सेटेड में। तो ग्रसिका जो पाचन का कार्य नहीं करता, फिर मुख गुहिका ये पाचन का कार्य नहीं, मलाशय भी पाचन का कार्य नहीं करता है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? ग्रसिका, मुख्य गुहिका, मलाशय। जो मलाशय पाचन तंत्र के पाचन कार्यों में शामिल नहीं होते हैं। 3 मुख्य होते हैं, ग्रसिका, मुख्य गुहिका, मलाशय, ये पाचन कार्य में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तुरंत ही 2 क्वेश्चन मिल गए इससे रिलेटेड। तो आपको अच्छे से पाचन तंत्र, आहार नाल पढ़ना होगा सीटेन में, साइंस से रिलेटेड टॉपिक। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम का चयन करिए। सबसे पहले मुख में भोजन जाएगा, फिर ग्रसिका में, ग्रसिका के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के ही प्रकार हैं, फिर बृहदांत्र। तो जिस क्रम में आपको दिया रहेगा उस क्रम में आप उसको सेट करेंगे। मुख में, फिर ग्रसिका में, फिर आमाशय में, क्षुद्रांत, फिर बृहदांत। क्षुद्रांत, बृहदांत ये छोटी आंत के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके भी पार्ट। तो पार्ट के अंदर पार्ट आपको पढ़ना होगा, सही क्रम बताना होगा। मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत में जाएगा तो ये सही क्रम होगा। अगला देखते हैं, भौतिकी के कड़े रूप से संरचित, भौतिकी के कड़े रूप से
रचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। जैसे जो भौतिक विज्ञान है उसको सही तरीके से थोड़ा लचीलेपन में पढ़ाया जाए तो सीखने में सबसे उपयुक्त किस विद्यार्थी के लिए होगा? तो जिसकी बुद्धि लब्धि सबसे 85 होगी उसको सीखने में थोड़ा ज़्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन जिसकी 125 तो वो तो खुद ही प्रतिभाशाली बुद्धि का है, और अति क्रियाशील वो तो खुद ही अति क्रियाशील, सांस्कृतिक रूप से वंचित वो तो वंचित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है तो उसे मानसिक मंदता से ग्रसित होने ऐसे विद्यार्थी को बुद्धि लब्धि 85 से कम है उनको ज़्यादा मदद मिलेगी जब भौतिकी को लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है? बिस्मांगी मिश्रण आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक बिस्मांगी मिश्रण होगा। तो समांगी और बिस्मांगी मिश्रण पढ़ा होगा। ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जो एक समान विलयन में विलायक के रूप में मिश्रित हो जाते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जो अलग अलग विलयन के अलग विलायक के रूप में मिश्रित होते हैं उन्हें बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये लिखा भी है यहाँ पे देख सकते हैं। एक से अधिक यौगिकों के मिश्रण को बिस्मांगी, मतलब एक से अधिक यौगिक जो पाए जाते हैं उन्हें बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। अतः आयोडीन युक्त नमक एक बिस्मांगी मिश्रण है। इसमें आयोडीन लवण, आयोडीन यानी I2 लवण पाया जाता है तथा NaCl नमक का मिश्रण पाया जाता है। एक से अधिक यौगिक का मिश्रण जो पाया जाता है उसे बिस्मांगी मिश्रण कहा जाता है, और जब समान एक से अधिक यौगिक पाए जाए तो उसे समांगी मिश्रण। तो स्टेनलेस स्टील तथा पीतल मिश्र धातु हैं, इनका संगठन पूर्णतः समान होने के कारण यह समांगी मिश्रण कहा जाता है। पूर्णतः समान मिश्रण होने के कारण समांगी मिश्रण। अगला, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र हो सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र हो सकते हैं। कौन? जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर हों। भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं वो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं। निम्नलिखित अपक्रिया में से उन्हें चुनिए जो संभव हैं। अब उन्हें चुनिए जो संभव है। तो इसमें दिख रहा है FeSO4 एक्वस और Zn जिंक सॉलिड आपका सोल्यूशन। फिर उसके बाद आपका सी ऑप्शन भी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन Fe। तो इनके संभाव्य हैं, संभव है अपक्रिया, इनकी अपक्रिया संभव है। आपकी आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस फेरस, इनकी अपक्रिया पॉसिबल है बी और सी की, जबकि एल्युमिनियम सल्फेट और कॉपर की नहीं संभव है। एल्युमिनियम सल्फेट और जिंक नहीं संभव। तो FeSO4 प्लस जिंक, CuSO4 प्लस Fe दोनों की संभव है। तो बी व सी संभव है अपक्रियाएं, बी और सी की संभव है अपक्रियाएं, बी व सी। सी, जिंक FeSO4 से Fe को विस्थापित कर सकता है। FeSO4 से Fe निकल जाएगा तो ZnSO4 बन जाएगा। तो CuSO4 Cu को विस्थापित कर सकता है। तो Cu Al2SO4 से Al को विस्थापित नहीं कर सकता। जो Cu है कॉपर, उसमें एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता, बल्कि एल्युमिनियम जिंक और आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो जो जिसको विस्थापित कर देगा, जबकि फेरस सल्फेट जो है जिंक आयरन को विस्थापित कर देगा आसानी से, कॉपर सल्फेट कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो इसलिए संभव है इनकी अपक्रिया। तो बी व सी राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि दोनों ही जीवों में समजात अंग हैं। दोनों ही पैर थे, उड़ नहीं पाते थे, जबकि पैर दोनों में थे, पक्षियों में भी डायनासोरों में, लेकिन डायनासोर उड़ नहीं सकते थे। तो दोनों में ही समजात लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसलिए समजात अंग हैं। दोनों ही जीवों में समजात अंग हैं। पर समजात अंग है। समजात अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य भिन्न भिन्न था पैरों का, जबकि ये समजात अंग थे, दोनों के अंग समान थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब
को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। जैसे आपकी पेंटिंग है, प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो निम्नलिखित प्रकाशीय युक्ति में से किसे चुनेंगे। उत्तल लेंस को चुनेंगे, जिससे आपका प्रकाशित पेंटिंग प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। जब प्रक्षेपित कोई पेंटिंग होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक को लौह रेतन और सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया, प्रेक्षण करने पर यह पाया गया केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। ये पाया गया जब लौह रेतन और सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया। तो प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि केवल लौह रेतन की समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन, नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यक्रम दिए गए हैं। तो वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है, ओडोमीटर का पाठ्यांक किलोमीटर में और समय दिया गया। 8 बजे 66:40 था, 8 साढ़े 8 पे 66:58 और 9 पे 66:76, 9:30 पर 66:94, 10:30 पर 67:12। तो वाहन मीटर प्रति सेकंड में चाल है 10 पे क्या हो जाएगी, ओडोमीटर के पाठ्यांक से ज्ञात होता है कि यात्रा में आधा घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी चली जाती है। आधा घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी चली जाती है। क्यों, देख सकते हैं आप, 8 से 66:40 पाठ्यांक था, 8:30 पे कितना हो गया, 66:58, तो 18 किलोमीटर आधे घंटे में। तो आप निकाल सकते हैं वाहन द्वारा आधे घंटे में तो 1800 सेकंड में चली गई दूरी, तो 18 गुणे 1000 कर देंगे, 18,000, 18,000 बटे 1800, तो कैंसिल, 0 से 0, 180, तो यानी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 10, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपको 18 समझ में आया होगा। आधे घंटे में 18 किलोमीटर, किलोमीटर को सेकंड में बदलेंगे 1800 सेकंड हो जाएगा। तो 1800 यानी 18,000 मीटर जो था उसको हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड में इसका समय, इसका जो क्या पूछा गया, वाहन की मीटर पर सेकंड चाल, तो वाहन की मीटर पर सेकंड चाल 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती। मुक्त अवस्था में 3 धातुएं कौन सी पाई जाती हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सिल्वर यानी चांदी मुक्त अवस्था में, गोल्ड आपका सोना पाया जाता है, प्लेटिनम, या तीनों मुक्त अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। बी ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, साथ ही साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद आए। और आपको इसी तरह हम सीटेट की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। बचे हैं 15 दिन, 15 दिन में आप प्रैक्टिस सेट खूब करिए, सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, जूनियर प्राइमरी आपका अच्छा स्कोर हो सके, यही शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।